बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल। उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे और अल्लाह पाक आपको हमेशा ही और आफियत से रखें। आज हम पढ़ेंगे अपना CS 614, जिसमें हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 28। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करते बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि हर सब्जेक्ट की हर न्यू आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहे। लेक्चर नंबर 28, जिसका नाम है हमारा ज्वाइन टेक्निक्स। लर्निंग गोल्स इसके हैं कि हम पढ़ेंगे ज्वाइन टेक्निक्स क्या होती है, नेस्टेड लूप ज्वाइन क्या होता है, सॉर्ट मर्ज ज्वाइन क्या होता है और हाई हैश पे ज्वाइन क्या होता है। सबसे पहले हम बैकग्राउंड पढ़ेंगे। पहला पॉइंट हमारा है कि यूज टू रिट्रीव डाटा फ्रॉम मल्टीपल टेबल्स। ज्वाइन के जरिए हम मल्टीपल टेबल को रिट्रीव कर सकते हैं। ठीक है, joint used frequently, hence lot of work on improving और optimizing them। join बहुत frequently यूज होता है decision support environment में। simplest join that work in most cases is nested loop, but the result in quadratic time complexity। जो हमारा सिंपलेस्ट ज्वाइन यूज होता है ना, बहुत सारे केसेस में वो नेस्टेड लूप ज्वाइन है, लेकिन जो उनका रिजल्ट आता है ना वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में आता है, यानी इसकी क्वाड्रेटिक टाइम कम्प्लेक्सिटी होती है। अच्छा, टेबल इज आइडेंटिफाइड फ्रॉम क्लॉज एंड कंडीशन बाय वेयर क्लॉज। फ्रॉम क्लॉज में जिन टेबल्स का नाम बताया जाता है उन टेबल्स पर ज्वाइन ऑपरेशन चलते हैं और कॉलम पर ज्वाइन चलता है और वेयर क्लॉज में प्रेडिकेट बनते हैं। ठीक है, अब हमारे पास आते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ज्वाइन जो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है हमारा नेस्टेड लूप ज्वाइन, दूसरा हमारा आता है सॉर्ट मर्ज ज्वाइन, हैश बेस्ड ज्वाइन और बहुत सारे जो। अब हम पढ़ेंगे नेस्टेड लूप ज्वाइन क्या होता है, और इसको हम ना ऑपरेशन सिस्टम में ना फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं। ठीक है, और ये जो हमारा DSS है ना, इसके अंदर बहुत कम यूज होता है। टिपिकली यूज इन OLTP इन्वायरमेंट। ये OLTP इन्वायरमेंट में इस्तेमाल होता है। ये तब काम अच्छा करता है जब टेबल्स का साइज छोटा होता है और टेबल थोड़ा निकालना होता है और टेबल में एफिशिएंट एक्सेस पाथ होता है। लिमिटेड एप्लीकेशन फॉर DSS एंड वेरी लार्ज डेटाबेस। ठीक है ना, ये मैंने आपको बताया है कि DSS में काम नहीं करता। In DSS environment, we deal with VLDB and the large set of data। जब DSS में डाटा रिसीव करते हैं तो टेबल भी बड़ा होता है और नेस्टेड लूप में प्राइमरी की इस्तेमाल करते हैं और उसके अंदर हम इंडस्ट्रिंग करते हैं। अब हमारे पास एक कोड दिया गया हुआ है, इसके अंदर क्या लिखा है कि इसके अंदर हमारे पास नेस्टेड लूप में टू लूप्स है। एक हमारा आउटर लूप है और एक हमारा इनर लूप है। हमने उसको इंडेक्स किया हुआ है और उसको हमने एग्जीक्यूट किया है। फोर लूप है, उसको हमने इंडेक्स किया हुआ है 1 से लेके एंड तक, यानी वो स्टार्ट होता है 1 से और इसमें क्या है एंड रोज है। इसके बाद हमारे पास जो है if I throws T1 qualify, then begin from J is equal to 1 to M to 2 and M2 rows in T2, यानी T2 है और उसमें M rows और जो हमारा टोटल है ना उस टोटल में M rows है और टेबल्स में N rows है और ये आउटर टेबल है और T2 टेबल इनर है। I throws ये छोड़, चलिए मैं समझा देती। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि आई थ्रोज मैच करते हैं जे थ्रोज के साथ। ठीक है, और रो को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो मैच करती है और जो हमारा ज्वाइन कंडीशन के साथ जो टेबल T1 की रो निकालता है, फिर कॉरेस्पॉन्डिंगली रोज को टेबल से बाहर निकालना स्टार्ट कर देते हैं।
ओके, ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स है नेस्टेड लूप जॉइन के 3 पॉइंट्स है। उन्होंने कहा हुआ कि ऑप्टिमाइजर डिटरमिनाइज द मेजर टेबल। जो हमारा ऑप्टिमाइजर होता है ना, वो हमारे टेबल को डिटरमिनाइन करता है कि कौन सा टेबल है, और उसको अपनी डेसिग्नेशन तक यानी आउटर टेबल तक पहुंचाता है। टेबल ए इज असेस्ड वन। जो टेबल हमारा ए है, यानी एक टेबल आपके पास टेबल ए टेबल बी है, लेकिन जो उसके अंदर से टेबल ए है उसको हम एक ही दफा असेस कर सकते हैं। If the outer table has no successful index as a full table scan is performed। अगर हमारा outer table है, उसके ऊपर यूजफुल इंडेक्सिंग नहीं है, तो क्या होगा, फुल टेबल स्कैन परफॉर्म होएगा। If the index can reduce IO cost, then index is used to locate the row। जो हमारा इंडेक्स है वो हमारा रिड्यूस करता है इनपुट आउटपुट की कॉस्ट। Second point है the outer table is designated as the inner table of table B। तो ये जो हमारा outer table होता है ना, उसको हम डेजिग्नेट कर देते हैं यानी इनर टेबल के, और जो हमारा इधर इनर टेबल क्या है वो हमारा टेबल B है। टेबल B is assessed once for each quantified row or tuple in a table A। टेबल B को हम तब असेस करते हैं जब हमने रोज को निकालना होता है टेबल B के अंदर से। From every row in the outer table, DBM assesses all the row in the inner table। जो DBMS होता है ना, वो तमाम रोज को असेस करता है इनर टेबल की। ओके, ये उन्होंने आपको एग्जांपल दी हुई है। इस एग्जांपल में आपसे एक सवाल पूछते हैं कि व्हाट इज द एवरेज CGPA ऑफ अनग्रेजुएट मेल स्टूडेंट। यानी जो एवरेज GPA क्या होगा जो आपके अंडर ग्रेजुएट मेल स्टूडेंट है। ठीक है, ये आपके पास टेबल है, यानी इसके अंदर स्टूडेंट है, उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड पड़ी हुई है। ये आपके पास दूसरा टेबल है, इसके अंदर स्टूडेंट के एकेडमिक की रिकॉर्ड पड़ी हुई है। आपने पर्सनल टेबल के अंदर से स्टूडेंट की जनरली जेंडर से आपने आईडी देखी, आईडी से आप स्टूडेंट के एकेडमिक टेबल में चले गए। अकेडमी टेबल में जाकर आपने उस टेबल को स्कैन किया, और फिर स्टूडेंट की जिसकी आईडी 1289 है, उस स्टूडेंट का रिकॉर्ड कहाँ है, वो स्टूडेंट मास्टर का है, बैचलर का है, क्या क्या है, वो आपने सब असेस कर लिया। ठीक है, अब आता है हमारा नेस्टेड लूप ऑर्डर ऑफ टेबल, यानी आउटर और इनर लूप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, इसके अंदर हम ये पढ़ेंगे। ये मैं आपको समझा देती हूँ, आपने ना रीड करते हैं। आउटर टेबल में जो हमारी आर रोज है ना, उसमें एस रोज है और एस ब्लॉक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है कि इसके अंदर ओ और एस है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, द आउटर लूप एग्जीक्यूट आर टाइम एंड इनर लूप एस। आउटर लूप में आर रोज है, इनर में एस है, तो इनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ओ ऑर्डर मतलब आर मल्टीप्लाई बाय एस। ठीक है, अब होता है द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी शुड बी डिपेंडेंट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द टेबल ओ आर एस इज सेम एज ओ एस आर। अगर हम ऑर्डर को चेंज कर देंगे ना, तो लूप यानी आउटर लूप को अंदर और इनर लूप को बाहर भी कर देंगे ना, तो फिर ऑर्डर हमारा ओ एस आर होगा। ठीक है, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। However, in the context of IO, the order of the table does not matter। जो हमारा इनपुट आउटपुट की कॉन्टेक्स्ट होता है ना, उसके अंदर जो हमारा ऑर्डर है टेबल का, वो मैटर बिल्कुल नहीं करता। along along with the relationship between the number of the qualifying rows block between the two tables of matter। इसमें हम देखते हैं कि क्वालिफाइंग ब्लॉक्स कौन से होते हैं, और टेबल को हम स्कैन और टेबल को स्कैन करने का साइज क्या है। अब आ गए हैं हमारा नेस्टेड लूप कॉस्ट फॉर्मूला। कॉस्ट के फॉर्मूला क्या है इसके अंदर। सबसे पहले हमारा जॉइंट कॉस्ट का फॉर्मूला इसी को है कॉस्ट ऑफ असेसिंग टेबल ए प्लस ऑफ क्वालिफाइंग रोज इन टेबल ए। यानी कॉस्ट ऑफ असेसिंग टेबल ए का मतलब है कि क्यूरी को हमने एग्जीक्यूट की कॉस्ट क्या है उसकी। ठीक है, और टेबल ए को असेस किया वेयर क्लोज की कंडीशन पर टेबल में ए कहाँ कहाँ मीट करती है। ये होता है हमारा कॉस्ट ऑफ असेसिंग टेबल ए।
hash of qualifying rows in table ए, टेबल से कुछ रोज निकालनी है, ठीक है। मल्टीप्लाई ब्लॉक्स ऑफ टेबल बी टू बी स्कैन फ्रॉम ईच क्वालिफाइंग रो, उसको मल्टीप्लाई कर दिया है, रो को लेके टेबल बी को स्कैन किया है। फिर आता है हमारा दूसरा फॉर्मूला भी ऐसे है कि ब्लॉक ऑफ एसेस फ्रॉम टेबल ए प्लस ब्लॉक ऑफ एसेस ऑफ टेबल ए मल्टीप्लाई ब्लॉक ऑफ एसेस टेबल बी। ये फॉर्मूलेस हैं, ये आपने याद कर लेने हैं। ओके, ये इधर लिखा हुआ है द आउटर टेबल इज यूजली द वन, आउटर टेबल वो होता है द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ क्वालिफाइंग रो। इसके अंदर जो हमारी रोज होती हैं वो स्मॉलेस्ट नंबर में होती है, और लार्जेस्ट क्या होता है, आईओ रिक्वायर्ड होता है। लेकिन जो इनर टेबल होता है ना, उसके अंदर हमारी लार्जेस्ट नंबर ऑफ क्वालिफाइंग रो होती है, यानी क्वालिफाइंग रो जो निकली है वो ज्यादा है, लेकिन जो हमारा आईओ होता है इसके अंदर कम होता है। ओके, अब हमारे पास आते हैं नेस्टेड लूप ज्वाइन की एग्जाम्पल, यानी कॉस्ट ऑफ ऑर्डर। टेबल ए इज इक्वल टू 500 ब्लॉक्स, यानी टेबल ए में 500 ब्लॉक्स है, टेबल बी इज इक्वल टू 700 ब्लॉक्स, टेबल बी में 700 ब्लॉक्स है, ठीक है। क्वालिफाइंग ब्लॉक्स फॉर टेबल ए क्यू बी ए इज इक्वल टू 50। वेयर क्लॉज चलाया हमने, तो उसके अंदर से जो हमारी रोज क्वालिफाइंग हुई, यानी हमें रोज मिली ओबी में से, जो हमने टेबल ए से निकाली वो 50 है, ठीक है। इसी तरह टेबल बी में से जो हमारी क्वालिफाइंग रोज आई वो हमारी 100 है। आपने ए बी के ऊपर फॉर्मूला लगाया और उसकी वैल्यू निकाल ली। अब आता है हमारा नेस्टेड लूप ज्वाइन के वेरिएंट्स, यानी उसके टाइप्स क्या होती हैं। नेस्टेड लूप की टाइप्स कितनी हैं? सबसे पहले इसके 3 टाइप्स हैं। नाइव नेस्टेड लूप ज्वाइन, इंडेक्स नेस्टेड लूप ज्वाइन, टेम्परेरी इंडेक्स नेस्टेड लूप ज्वाइन। नाइव लूप क्या होता है, इसमें हमें कोई इंडेक्सिंग नहीं होती, इसमें हम पूरे टेबल को स्कैन करते हैं। इंडेक्स नेस्टेड लूप क्या होता है, इसमें इंडेक्स बनी होती है, टेबल में इंडेक्स ऑलरेडी से बनी होती है, इसमें हम टेबल को स्कैन नहीं करते। फिर हमारा आता है टेम्परेरी इंडेक्स नेस्टेड लूप, जो जिस वक्त ज्वाइन चलना होता है उस वक्त हम इंडेक्सिंग रखते हैं, और जब ज्वाइन नहीं चलना होता हम इंडेक्सिंग को ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है। और ये कौन डिसाइड करता है, ये हमारा ऑप्टिमाइजेशन डिसाइड करता है कि किस वक्त कौन सा ज्वाइन चलना है। ये भी MCQs आ जाता है आपको। अच्छा, इसके बाद आता है हमारा सॉर्ट मर्ज ज्वाइन। वो क्या होता है, सबसे पहला है हमारा ज्वाइन टेबल टू बी सॉर्टेड एज पर वेयर क्लॉज टू द ज्वाइन प्रेडिकेट। जिन टेबल को ज्वाइन करना है, टेबल उन कॉलम पर जो वेयर क्लॉज में आते हैं, हम उनको सॉर्टेड होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है हमारा क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन स्कैन्स फॉर क्लस्टर इंडेक्स इफ एक्सिस्ट परफॉर्म ज्वाइन। क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन देखता है कि टेबल उन कॉलम पे सॉर्टेड है कि नहीं है। If the absence of index table are sorted on the column as per wave clause। फिर ऑप्टिमाइजेशन जो होता है ना, वो टेबल को सॉर्ट करेगा। अगर ज्वाइन के टाइम में टेबल सॉर्ट करना पड़ेगा तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। If multiple qualities in where clause some merge columns used। where clause में मल्टीपल कॉलम्स हो सकते हैं जिन पर ज्वाइन चलाना, और इक्वालिटी की बेस पे हम ज्वाइन चलाते हैं। अब हमारा आता है ठीक है, ओके, ये हो गया। अब ये हमारा आता है सॉर्ट मर्ज ज्वाइन प्रोसेस। इसके अंदर क्या होता है, सॉर्ट मैं आपको समझा देती हूँ, आपने ना रीडिंग कर लेनी है। पहले आप टेबल को सॉर्ट करते हैं, फिर उन कॉलम्स की बेस पे जो वेयर क्लॉज में आ रहे हैं, यानी उनको आप असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेंगे, ठीक है। फिर टेबल ए के टपल को उठाएंगे टेबल बी के टपल से, यानी proceed with scanning of table A until current A tuple less than equal to current B tuple, then proceeding scanning of table A until current B tuple less than equal to current A tuple do until current A tuple is equal to current B tuple। आप सुन लें, टेबल ए के टपल को उठाएंगे, टेबल बी के टपल के साथ कंपेयर करेंगे, टेबल ए को हम स्कैन करते जाएंगे, यानी टपल ऑफ टेबल ए
जब तक हमारा लेस देन इक्वल टू कोरस्पॉन्ड ऑफ टेबल टपल बी के नहीं होगा तब तक हम ये चलाते जाएंगे. At this point, all A tuples will the same value in AI and the B tuple with the same value in BJ. ठीक है, और output from all the pairs for such tuples recall. अब A का जो A का इंक्रीज हो गया वहां रुक के फिर आप टेबल बी को स्कैन करेंगे. उस पॉइंट पर आगे जिन टेबल को ज्वाइन करना होगा और वहां पर मौजूद हैं कि नहीं. अगर इक्वल है तो रोज मौजूद है तो ज्वाइन ऑपरेशन परफॉर्म होगा और ज्वाइन होगा तो रोज निकाल ली जाएंगी. फिर आप क्या करेंगे, पॉइंटर्स को अपडेट कर देंगे, यानी अपडेट पॉइंटर्स रिज्यूम स्कैनिंग टेबल एंड टेबल बी. अब हमारे पास जो आता है वो हमारे पास फॉर्मूला आता है कि इसका फॉर्मूला क्या है. फॉर्मूला है कि m log m प्लस n log n प्लस m प्लस n. इसके अंदर एक टेबल में m रो है, यानी टपल में उसमें m log m टाइम लगेगा. ठीक है, और दूसरे टेबल में n रो है तो उसके अंदर n log n टाइम लगेगा. फिर दोनों टेबल को हमने स्कैन किया तो m प्लस n, यानी m log m प्लस n log n और m प्लस n. ठीक है, अब आता है हमारा सॉर्ट मर्ज ज्वाइन के ऊपर नोट. अब जब आप रो सॉर्ट होगी तो वो काम बहुत जल्दी होगा, लेकिन अगर ठीक है यानी वेरी फास्ट, जब रो सॉर्ट होगी तो वो बहुत जल्दी काम होगा मर्ज सॉर्ट ज्वाइन के अंदर. सॉर्टिंग कैन बी एक्सपेंसिव. टेबल ऐसे अपडेट के उन कॉलम पर टेबल के कंटेंट्स बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहे हैं. ऐसी सूरत में बार बार सॉर्ट करना होगा क्योंकि सॉर्ट ऑर्डर चेंज हुआ. फिर मर्ज ऑपरेशन वैसे परफॉर्म नहीं होगा. जिस चीज की तलाश थी वो नहीं मिलती और की आगे मौजूद क्योंकि आपने सॉर्टिंग नहीं की हुई. प्री सॉर्टेड डाटा कैन बी obtained फ्रॉम एग्जिस्टिंग बी ट्री. ठीक है, अगर हमने बी ट्री इंडेक्सिंग की है तो चीज हमें सॉर्टेड मिलती है और उस पे जो टाइम सॉर्ट मर्ज में लगेगा ना वो बहुत तेज चलेगा. अब आता है हमारा हैश बेस्ड ज्वाइनिंग की वर्किंग. अच्छा, सूटेबल वो VLDB इन्वायरमेंट. ये तब सूटेबल है जब बड़े बड़े टेबल्स को हम ज्वाइन ऑपरेशन के थ्रू जोड़ना है और इसमें हम दो से ज़्यादा टेबल को भी जोड़ सकते हैं. The choice which table first get hash play a vital role in the overall performance of the join operation is decided by the optimizer. जिस टेबल को जोड़ना है उनमें से एक टेबल को आप पहले हैश करते हैं जैसे बिल्ड ऑपरेशन कहते हैं और दूसरे टेबल को आपने दोबारा हैश करते हैं वो प्रोप कहते हैं, प्रोप ऑपरेशन कहते हैं. ठीक है, और परफॉर्म कौन सा टेबल होगा, बिल्ड कौन सा होगा, ये आपका जो ऑप्टिमाइजेशन है वो डिवाइड करता है. The join operation are identified by colon. Colon are good in case of hash join. जो ज्वाइन ऑपरेशन को हम कोलन के साथ करते हैं और जो कोलन है वो हैश ज्वाइन के अंदर बहुत ज़्यादा गुड है. अब मैं आपको ये समझा देती हूँ, आपने रीड कर लेना है. एज्यूम करते हैं जो हैश पे ज्वाइन होते हैं वो सूटेबल होता है VLDB इन्वायरमेंट के लिए. और ये यूज़फुल तब होता है कि जब हमने ज्वाइनिंग करनी होती है लार्ज टेबल डाटा सेट के ऊपर. आप एज्यूम करते हैं कि आपके पास टेबल A है और बिल्ड टेबल है. आपने क्या किया, उसको मेन मेमोरी में हैश कर दिया. यानी जो आपका वेयर क्लॉज है ना, वेयर क्लॉज में जो कॉलम आया था जिसमें इक्वेट करते थे यानी टेबल ए और टेबल बी के कॉलम्स के एट्रीब्यूट की बेस पर टेबल को आपने मेन मेमोरी में हैश किया और टेबल ए पूरा का पूरा मेन मेमोरी में हैश हो गया. फिर आपने टेबल बी हैश किया मेन मेमोरी में और फिर आपने क्या किया, ज्वाइन. ये सब आपने क्या किससे किया, जुलाइन कोलन से किया. और जो हैश बेस्ड फंक्शन में
ज्वाइन क्वेश्चन होता है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और बहुत गुड होता है, ये आपके एमसीक्यूज पे आ सकते हैं। और जो ऑप्टिमाइजर शेयर होता है ना वो यूज़ करता है हैश ज्वाइन को टू ज्वाइन टू टेबल्स को ज्वाइन करने के लिए, इफ दे आर ज्वाइन यूजिंग एन इक्वी ज्वाइन, और अगर वो पहले से ही ज्वाइन इक्वी ज्वाइन से हुए हो, ठीक है। इसके लिए दो कंडीशन को मीट करना पड़ता है। पहला है कि लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा नीड्स टू बी ज्वाइन, हमारे पास डाटा स्मॉल लार्ज अमाउंट में होना चाहिए जिसको हमने ज्वाइन करना है। और लार्ज पोर्शन ऑफ द टेबल नीड्स टू बी ज्वाइन, जो लार्ज पोर्शन है ना टेबल का उसको हमने ज्वाइन करना होता है। अब आपके पास ये एग्जांपल है, मैं आपको समझाती हूँ। ये आपके पास डिस्क है यानी सिलेंड्रिकल शेप में है, साथ ही आपके पास मेन मेमोरी है। इसमें इसके अंदर ना आपने ना ओरिजिनल टेबल रखे हुए हैं, टेबल ए टेबल बी। टेबल ए को आपने हैश किया मेन मेमोरी में, यानी मेन टेबल है ए को हैश किया मेन मेमोरी में, और टेबल ए का रिकॉर्ड मेन मेमोरी में गया। ये देखें, टेबल ए को आपने हैश किया, उसका रिकॉर्ड जो है मेन मेमोरी के अंदर चला गया। फिर टेबल हैश फंक्शन किया, फिर एक लोकेशन पे हैश हो गया। अब सब रिकॉर्ड्स को मेन मेमोरी में हैश किया, यानी फर्स्ट से लेके एंड तक। फिर आपने टेबल बी के रिकॉर्ड्स मेन मेमोरी में आए, वो भी आपने मेन मेमोरी में हैश कर दिए। फिर क्या हुआ, फिर कुलियन हुई, ठीक है। और कुलियन की वजह से कोरस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड्स जो थे ना वो मेन मेमोरी से उसके जो डिस्क में राइट कर दिए गए, यानी कुलियन की वजह से आपने ये रिकॉर्ड्स डिस्क में राइट कर दिए। अब आपके पास है जो इनका जो फॉर्मूला क्या है, इन पार्टीशन फेज, जो आपके पास पार्टीशन फेज होता है उसके अंदर रीड प्लस राइट बोथ ऑपरेशन रिक्वायर्ड होते हैं, यानी रीड भी करना होता है आपने राइट भी करना होता है। तो ये है टू ब्रैकेट एम प्लस एन डिवाइडेड बाय, यानी एम प्लस एन वन डिवाइड सॉरी टू ब्रैकेट एम प्लस एन आई डिवाइडेड बाय ओ एस। और जो आपका मैचिंग फेस होता है उसके अंदर आपने रीड के अंदर करना होता है वो है एम प्लस एन मल्टीप्लाई आई डिवाइडेड बाय ओ। अब आपके पास आता है हैश बेस्ड ज्वाइनिंग लार्ज और स्मॉल टेबल। इसके अंदर है कि स्मॉलर ऑफ द टू टेबल्स में ग्रो टू बिग टू फिट इनटू द मेमोरी। हैश ज्वाइन में दो टेबल होते हैं, एक टेबल छोटा भी हो सकता है, और ये चीज़ ज़्यादा अच्छी चलती है कि जब दोनों टेबल में साइज का डिफरेंस आता हो। छोटा टेबल में मेमोरी में हैश किया, बड़े टेबल को की रो टपल को ले जाने से आपने कोलिजन की सूरत में ज्वाइन किया। फिर होते हैं ऑप्टिमाइजर परफॉर्म पार्टीशनिंग बट इट्स नॉट सिंपल। जो ऑप्टिमाइजर होता है ना वो पार्टीशनिंग को परफॉर्म करता है। मल्टी स्टेप्स अप्रोच फॉलोड, ईच स्टेप हैज अ बिल्ड फेज एंड प्रॉप फेज। एक पार्टीशन को आप मेमोरी में हैश किया और दूसरे को आपने प्रॉप किया, ठीक है। एक एक को आपने बिल्ड किया, दूसरे को आपने प्रॉप किया। बोथ टेबल इंटायरली कंज्यूम्ड एंड पार्टीशन वाया हैश टेबल, ठीक है। दोनों टेबल को आप हैश की बेस पर पार्टीशन करते हैं, जिधर आपके पास वे क्लॉज के कॉलम पर आपने पार्टीशन किया। हैशिंग गारंटीज एनी टू ज्वाइनिंग रिकॉर्ड्स विल फॉल इन द सेम पेयर, ठीक है। हैशिंग आपको गारंटी देती है दो ज्वाइनिंग की, अगर वो सेम पेयर पार्टीशन के हैं। टास्क रिड्यूस टू मल्टीपल, ठीक है, बट स्मॉलर इंक्रीज इंस्टेंस ऑफ सेम टास्क जो होते हैं वो कम हो जाते हैं लेकिन मल्टीपल बन जाते हैं, वो छोटे भी हो जाते हैं। अब आपके पास आता है हैश बेस्ड पार्टीशन की दो टाइप्स, एक आता है पार्टीशन स्क्यू, दूसरा आता है हमारा इंट्रिंसिक स्क्यू। पार्टीशन स्क्यू क्या होता है, पार्टीशन स्क्यू कैन बिकम अ प्रॉब्लम। जो हमारी पार्टीशन स्क्यू है वो हमारी प्रॉब्लम भी बन सकती है। हैशिंग वर्क अंडर द अजम्पशन ऑफ यूनिफॉर्मली ऑफ डाटा डिस्ट्रीब्यूशन में नॉट बी ऑलवेज ट्रू। आप हैशिंग करते हैं, यूनिफॉर्म हैशिंग को आप अज्यूम करते हैं। अब यूनिफॉर्म हैशिंग का मतलब होता है कि जो आपके पास डाटा है ना वो इक्वली लाइकली सब बकेट में जा रहा है, ठीक है। और कॉन्सिक्वेंस हैश पे ज्वाइन डिग्रेड्स इनटू नेस्टेड लूप ज्वाइन। हैश फंक्शन की चॉइस की वजह हो सकती है इसमें स्क्यू आ जाए। स्क्यू मीन कि किसी बकेट में ज़्यादा या कम वैल्यू चली जाए। अब इसका सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन है कि मल्टीपल make available other hash function to be chosen by the optimization that
बेटर डिस्ट्रीब्यूट द इनपुट, यानी हैश फंक्शन मल्टीपल ऑप्टिमाइजर के पास मौजूद हो, इससे ना आपका जो है ना स्क्यू कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आपके पास आता है इंट्रिंसिक स्क्यू। इंट्रिंसिक स्क्यू क्या होता है? इंट्रिंसिक स्क्यू occur when attributes are not distributed uniformly. It is also called attribute value skew. इंट्रिंसिक स्क्यू को हम एट्रीब्यूट वैल्यू स्क्यू भी कहते हैं, और वो ऐसा स्क्यू है जब आपके जो एट्रीब्यूट्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट यूनिफॉर्मली ना हो रहे हों। Intrinsic skew can become a problem for hash as well as sort merge join. Intrinsic skew जो है वो आपको प्रॉब्लम किस लिए बन सकता है? हैश के लिए और सॉर्ट मर्ज ज्वाइन के लिए। ये आपके दो एग्जाम और ये आपको एमसीक्यूज पे आ सकता है। द स्क्यू इज इन डाटा नॉट ड्यू टू हैश फंक्शन, डाटा के अंदर ही स्क्यू हो। ठीक है, ये था हमारा आज का लेक्चर। होप्सो को आपको पसंद होगा। चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कीजिएगा।